हमारी हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत ने असम्बली में जो बिल पास किया एनआरसी के ताल्लुक़ से, सीसीआई के ताल्लुक़ से या एनपीआर के ताल्लुक़ से, हम उसका खैर मुक़द्दम करते हैं जमीयतुल उलमा, रियासती जमीयतुल उलमा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दुनिया के मौजूदा माहौल में शोहरत पा जाने वाली बड़ी महामारी कोविड-19 वायरस की हमारे मुल्क भारत में भी दाखिले के बाद आज हुकूमत के सेहत के इदारे ने बतलाया कि दिन ब दिन इससे मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। इब्तिदा में राजधानी दिल्ली में कुछ केसेस सामने आए थे, लेकिन अब इसमें इजाफा होकर 126 तक तादाद पहुंच गई है, जिनमें दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 3 अमवात भी हो गई हैं। भारत में इस कोविड-19 से मुतासरा 22 बैरूनी सयाह भी इस बीमारी से मुतासरा बतलाए गए हैं, जबकि अभी दिल्ली में 7, उत्तर प्रदेश में 13, कर्नाटका में 8 और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 39 केसेस पॉजिटिव चल रहे हैं। और तो और आर्टिकल 370 हटाई जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भी 4 मरीज इससे मुतासरा होने की खबर दी गई है। GHMC के मेयर बी राम मोहन ने आज एक इजलास में बतलाया कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 15 दिनों के लिए सारे बड़े इदारों व कारोबारी मॉल्स को बंद रखने की हिदायत की पामाली में महकमे के EVDM की जानिब से कार्रवाई करते हुए करीब 66 इस्टेब्लिशमेंट्स को सील्ड कर दिया गया है। और आगे बतलाया कि कोविड-19 वायरस के तेज़ी से फैलने के पस मंज़र में ये किया गया है ताकि आवाम में ये फैला तो फैला, लेकिन कारोबारी इलाकों में उसे फैलने से रोक दिया जा सके। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी साफ़ सफाई पर कड़ी नज़रें रखी जा रही हैं और सारे ऑफिशल्स को मुकम्मल एहतियात के साथ सारे माहौल पर नज़र रखने के लिए पाबंद भी किया गया है। ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు మరి ఎక్కువగా జనాలు గుమిగూడి ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ, అదేవిధంగా స్కూల్స్ కానీ, మిగతా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం సాయంత్రం నడిచే జిమ్ సెంటర్స్, ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రభుత్వం ఎప్పుడో బంద్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. మరి నిన్నటి నుంచి GHMC ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం మరి డైరెక్టర్ గారు విశ్వజిత్ గారు వారికి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం మరి ఈరోజు పలు ప్రాంతాల్లో నగరంలో మరి వాటికి సంబంధించిన సమాచారం క్రోడీకరించుకొని పోయిన సందర్భంలో దాదాపు 65 మరి సెంటర్సు, దాంట్లో బార్లు, పబ్బులు, జిమ్ సెంటర్సు, అదేవిధంగా మరి ఎడ్యుకేషన్ కోచింగ్ సెంటర్సు, మరి ఈ రకంగా ఎక్కడికక్కడికి అందరికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. జుంబా, డ్యాన్స్ సెంటర్సు ఇట్లా 1-2 అని కాదు, మరి వాళ్ళ ఒక 10-20 మంది ఎక్కువగా గుమ్మికూడే ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే మన అకేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని మరి బంద్ చేయమని చెప్పి మరి ప్రభుత్వమే చెప్పడం జరిగింది. ఒక్క ముహూర్తాలు పెట్టుకున్న మరి అలా పెళ్ళిళ్ళు మాత్రమే, ఆ అకేషన్లు మాత్రమే 31st వరకు మరి వాటికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా పెళ్లి పిల్లగాల తరపు, పెళ్లి పిల్ల తరపు 100 మంది లిమిటెడ్ మాత్రమే ఉండడం జరిగింది. కొన్ని పెళ్లిళ్ళల్లో మరి ఈవెంట్లు చేయడం, కొన్ని స్కూల్స్ ఈవెంట్ చేయడం, స్కూల్ డేలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మరి అలా నిషేధించడం జరిగింది హైదరాబాద్ మహానగరంలో. కొంతమంది మొదలే అనుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ ప్రకారం స్కూల్ డేలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. దయచేసి అవన్నీ కూడా బంద్ చేయాలి. ఇలా 65 సెంటర్స్ బంద్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ రేపటి నుంచి ఎక్కడైనా జిమ్స్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, కోచింగ్ సెంటర్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఉంటే వాటి మీద తగిన క్రిమినల్ చర్యలు కూడా తీసుకోబడుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పడం, దాని ప్రకారం మరి GHMC సిబ్బంది కూడా రెడీగా ఉన్నారు. रियासत तेलंगाना की स्पेशल पुलिस टीम के लोग कुछ ज़्यादा ही जुस्तजू दिखाते हुए ज़िले करीमनगर में होने वाले एक मजहबी इज्तिमा में इंडोनेशिया से आने वाले 10 बैरूनी शहरियों को 3 भारतीयों समेत आज चेकिंग के बहाने गांधी हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। बतलाया गया है कि इनमें से एक सर्दी जुकाम वगैरह से मुतासिर देखा गया था। पहले इन लोगों को करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुजाता के मुताबिक
इन लोगों में कोविड-19 वायरस के अलामात का शुबा पाया गया, लिहाजा सभी को फिर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के चेवड़ला के मौजे तांगड़ापल्ली के एक वीरान इलाके में आज एक 25 साला नामालूम खातून की नाश पाई गई। आसपास के लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को पहुंचाई और वो फौरन वहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेते हुए बतलाया कि हरी साड़ी में मलबूस इस खातून के सर को कुचलकर शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है। लिहाजा आसपास के इलाकों से पूछताछ शुरू की गई और बतलाया गया कि पोस्टमार्टम के बाद ही ये साबित होगा कि आया इस खातून की आबरूरेजी के बाद ये कत्ल हुआ था या पहले। हाईवे पैन अंडर ब्रिज किंद महिला मृतदेहం లభ్యమైంది। ఒక 25 ఏళ్ల నుంచి 30 ఇయర్స్ ఉన్న మహిళగా మనము చూస్తున్నాము। అయితే ఎక్కడో వేరే చోట తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది। అయితే ఐడెంటిటీ ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది। చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ని కూడా వికారాబాద్, సైబరాబాద్, తర్వాత రాచకొండ, హైదరాబాద్ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ చేసినాము। ఈ ఫొటోస్ కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాము। సో ఎక్కడైనా మహిళ అదృశ్యమై ఉంటే ఆ కోణంలో మనము దర్యాప్తు చేస్తున్నాము। అదేవిధంగా క్లూస్ టీము, డాగ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది। క్లూస్ అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాము। ఆమె ఒంటిపైన ఉన్న ఆర్నమెంట్స్, తర్వాత ఇప్పుడు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది। సో త్వరలోనే ఇది ఎవరు చేశారనేది త్వరలోనే పట్టుకుంటాం। అంటే ఎంతమంది పాల్గొనడం వచ్చింది ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇప్పటివరకు అయితే మనకు తెలియట్లేదు, బట్ చూసిన దాన్ని బట్టి అదేవిధంగా వేరే చోటు నుంచి బాడీ ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి వెహికల్ కానీ యూజ్ చేసి ఉంటారు। ఆ వెహికల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది కూడా సీసీటీవీస్ అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాము। అదేవిధంగా అది ఒక్కరు ఉన్నారా లేకపోతే ఒక్కరి కంటే ఎక్కువ ఉన్నారా అనేది కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। చేసిన తర్వాత హత్య చేసి ఉంటారు మోస్ట్లీ। అంటే ఇప్పుడు మనం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి పంపిస్తాము, అక్కడ ఒకవేళ సెమెన్ కానీ లేకపోతే మిగతా డిఎన్ఏ శాంపిల్స్ కానీ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు క్లారిటీ వస్తుంది। ప్రాథమికంగానైతే వేరే చోటు నుంచి మహిళని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చంపేసినట్టు ఉంది। అది ఏ కారణాల వల్ల చేశారు, ఈ మహిళ ఐడెంటిటీ ఏంటిది అనేది దర్యాప్తు చేస్తాం। भारत की मशहूर जमाना जमीयतुल उलमाए हिंद के तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने आज अपनी एक प्रेस रिलीज में ये बतलाया कि तेलंगाना असेंबली में CAA के अलावा NPR और NRC के खिलाफ में मंजूर की गई करारदाद का इनकी जानिब से खैर मकदम किया जाता है और उसे एक हौसला अफजा और सेहतमंद इक़दाम इन्होंने करार दिया। आगे कहा कि रियासत तेलंगाना ने मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा आगे आगे रहने का ये अमली मुजाहरा पेश किया है। CM KCR इस इक़दाम पर तहे दिल से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इन्होंने मुल्क में मजहब और फ़िरक़ा परस्ती से बुलंद सियासत की ज़रूरत का इजहार किया है और यह साबित कर दिखाया कि रियासत तेलंगाना इस मामले में सबसे आगे आगे रहने की लायक है। आगे ये बतलाया गया कि हर किस्म की तफरका पसंदी की सख्ती के साथ मुखालिफत की जानी चाहिए और एक जमहूरी मुल्क में सबको साथ लेकर चलने की रिवायत को भारत के हर शहरी और सियासतदान को अब बरकरार रखना है। वैसे CM KCR की हुक्मरान TRS पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस करारदाद की तायद करते हुए मुल्क में हमारंगी सियासत निज़ाम की हिमायत की है। इन्होंने आगे कहा कि इस करारदाद में हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की गई है कि वो CAA, NPR और NRC जैसी कार्रवाइयों से रियासत तेलंगाना के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। साथ ही इस करारदाद में NPR और NRC के मुजवज़ा अमलावरी पर भी इन्होंने अभी तशवीश का इजहार किया है और ये अंदेशा जाहिर किया कि अगर इस पर अमल किया गया तो शहरियों की एक बड़ी तादाद शहरियत से खारिज हो सकती है और ये मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। मौलाना ने आगे कहा कि रियासत जमीयतुल उलमा एक अरसे से CAA व NRC व NPR के खिलाफ में अवाम में शऊर बेदार करने की मुहिम चला रही थी और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित व पसमानदा तबक़ात और कबाइलियों में भी मरकज़ी हुकूमत के इन सियाह क़वानीन के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करती आ रही थी। तेलंगाना में इस करारदाद की मंजूरी से अवाम के हौसले बुलंद हो गए हैं और ये अवाम की ही कामयाबी है। वैसे CM KCR ने बजा तौर पर कहा है कि यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है
बल्कि ये वो मामला है जिसके बायस सारे मुल्क के बेशतर हिस्सों में बेचैनी पैदा हो गई है और लोगों के दिलों में तरह तरह के खदशात पाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है हमारी हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत ने असम्बली में जो बिल पास किया NRC के ताल्लुक़ से, CCI के ताल्लुक़ से या NPR के ताल्लुक़ से, हम उसका खैर मुक़द्दम करते हैं जमीयत उलमा, रियासती जमीयत उलमा। लेकिन उसके लिए एक बात ये कहना चाहते हैं, जिस तर्ज पे केरला हुकूमत ने किया, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और फिर ये है कि ये कहा कि आइंदा हम जो 21 अप्रैल से जो लोग आएंगे हमारे घरों पर, तो उसके लिए क्या तदबीर इख्तियार किया उन्होंने। क्या हमको वो जो लोग आएंगे तो हम क्या जवाब दें उसको, उसके ताल्लुक़ से भी अगर उन्होंने क्लियर कर देते, वो भी बात कर देते। वैसे अपोजिशन पार्टियों ने उठाया ये सवाल आपके पास असम्बली में और आपके हलीफ पार्टी भी उठाया इस मसले में। तो हमारा मकसद ये कि आप ये क्लियर कर दीजिए। ये तो आपने जो कल पास किया, हम इसका खैर मुक़द्दम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने कर दिया है। लेकिन आगे का क्या होगा? मिसाल तौर पे कि 1 अप्रैल से जब लोग आना शुरू हो जाएंगे घर पे हमारे, तो हम क्या बोलें? ये बोलें कि जो है हमारे CM साहब ने इसको रद्द कर दिया, इसको क्या जो है कैंसिल करा दिया, तो हम क्या जवाब दें? उसके लिए कुछ लिखा जाए, कुछ हमारे जो है ना बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पे दिया जाए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर केरला हुकूमत ने जो दाखिल किया है, स्टे का जो दाखिल किया है, वो भी आप दाखिल करें। तो ये भी जो है ना बहुत बड़ी बात है कि अगर दाखिल करें, हम उम्मीद है कि आप करेंगे, हमें उम्मीद है कि ये काम आप करेंगे और करना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा कि आपको कोई कागजात बताने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद उनके यहाँ के जो वज़ीर हैं किशन रेड्डी साहब ने, उन्होंने भी कहा कि कोई कागजात बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म के सवालात नहीं पूछे जाएंगे, आप कोई भी पूछने नहीं जाएंगे। और अमित शाह साहब ने यह भी कहा कि आपके आगे डी नहीं लगाया जाएगा। अपोजिशन पार्टी ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं, डी नहीं लगेगा, डी नहीं लगेगा। ये जो आप कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी तहरीरी तौर पे या जो है ना जियो निकाल के बताइए, जियो निकालिए, क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि MTR के बाद NRC होगा, बार बार आपने तकरीर किया उसको, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि NCR होगा ही नहीं, हमने ऐलान ही नहीं किया। तो उसके बजाय आप जो है ना बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में बिल पास करिए, पास करके जियो निकाल के बता दीजिए हम ये चीज़ नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर सारे के सारे लोग मुतमईन हो जाएंगे। और आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों और मुसलमान बहनों से कर रहा हूँ कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने मुसलमानों को भाई बना दिया, चाहे वो छोटे भाई हों या बड़े भाई हों, तो उस भाई और बहनों का लिहाज करिए, आप तहरीरी तौर पे दीजिए उनको लिखकर कि जो है ना ये बता दिए हम ये चीज़ नहीं लाते, तो फिर सारा मुतमईन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और फिर आखिरी एक गुजारिश करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हम ये कहते हैं कि 2010 का जो सेंसस था उसी हिसाब से आप हमारे लिए वही चीज़ लाने के लिए आप ऑर्डर दीजिए, हम वो उसको देने तैयार हैं। और उसके अलावा हमको जो है ना और चीज़ पे हमको भरोसा करना मुश्किल नज़र आ रहा। आप ऐलान करिए कि 2010 का जो सेंसस है उसी के हिसाब से हम पूछे जा रहे हैं, तो फिर हम उस जो है ना बोलेंगे वाकई ये चीज़ पहले का है, चले आ रहा, उसी तरीके चलेंगे। तो इसीलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ऐलान करें। अब तो आप जो है ना आप मुसलमान भाइयों बहनों को जो हमदर्दी कर रहे हैं, तो ये भी हमदर्दी करके बता दीजिए, ख़त्म। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक तर्जुमान बिल्लाया नायक ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में तेलंगाना असेंबली में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास करवाने पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए CM KCR से इस्तिफसार किया कि 1 अप्रैल से तेलंगाना में किए जाने वाले NPR की शक्ल कैसी होगी, क्या वो पहले के जैसा होगा या फिर बीजेपी हुकूमत की हट धर्मी वाला। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए तो हुकूमत को अदालत से स्टे लेना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी के अज़ाइम अब अलानिया मुल्क के करोड़ों आवाम के सामने आ गए हैं कि इन बिल्स के जरिए आवाम से वो अपने वोटों का हक छीनकर सारी सियासी पार्टियों की खिदमात को दांव पर लगाने का इरादा रखती है। लिहाजा आवाम इस नापाक जुर्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। बीजेपी सरकार ने पूरे देशवासी को देशद्रोही में धकेलने का कोशिश कर रही है। अमित शाह जी स्वयं बोल रहे हैं पार्लियामेंट में NPR 1 तारीख अप्रैल से लागू करेंगे और उसमें कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। अरे भैया, डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है तो इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हो? क्या करने को ले रहे हो? उसमें से क्या उसको स्टोर करके रखेंगे क्या? क्योंकि इसका पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी सरकार ने उनका जो पॉलिटिकल राजनीति है वो राजनीति को संविधान के अंदर से घुसाने का कोशिश चल रही है। इसको क्या षड्यंत्र है? एक तरफ मुसलमान को, दलित को, आदिवासी को टारगेट करने का साजिश इसमें है। क्योंकि हम असम जाके आए थे, मैं और दयाकर साहब 3 दिन वहां NRC लागू करने के बाद क्या नतीजा था वो भी स्टडी करके आए हैं। असम में तो लोग NRC के लिए अप्लाई करने का मौका था, डॉक्यूमेंट रेडी करके वो लोग अप्लाई किए थे। उसके बाद किस किस को आना है वो डिसाइड करके आया था। मगर यहाँ पे NPR जो हो रहा है, ये NPR एक बार इलेक्ट्रिसाइज होने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद, उसको डिजिटलाइज कर देने के बाद उसको बदलने का चांस नहीं है। बदल नहीं सकते। अगर नाम में एक अक्षर भी इधर उधर हो गया तो आप बदल नहीं सकते। 1 तारीख से NPR होगा। और ये बोल रही है कि 203 में जो आप गाइडलाइंस बनाए थे वो गाइडलाइंस पे है कि NPR का डेटा ही NRC के यूज कर सकते। एक क्लॉज है, एक एक्ट है, इसको बदल नहीं सकते। आप पार्लियामेंट में जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। अमित शाह बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए NPR लागू होने वाला है। मैं तेलंगाना सरकार से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप NPR लागू करेंगे या नहीं करेंगे, तो कौन सा फॉर्मेट में करेंगे? 210 का फॉर्मेट में करेंगे या 220 का फॉर्मेट आज जो बीजेपी ला रही है वो फॉर्मेट में करेंगे? अगर नहीं करना चाह रहे तो कब तक ये रोक पाएंगे? क्योंकि ये एजेंडा केंद्र सरकार की कंट्रोल में रहने का एजेंडा है, आप इसको रोक नहीं सकते। आप CAA तो आप अपोज किए, CAA तो एक्ट आ गया, उसका ऊपर रेजोल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका रेजोल्यूशन को वो लेके जाके पार्लियामेंट में फेंक देंगे, क्योंकि एक्ट बन गया है। वो एक्ट को बनाने का तो उसमें फिर पार्लियामेंट में और एक 2/3 मेजोरिटी से उसको चेंजेस लाना पड़ेगा। मगर वो लाने के लिए आज की सरकार तैयार है क्या? नहीं है, आज की सरकार तैयार नहीं है। इसीलिए उसको चेंज लाने के लिए तो पार्लियामेंट में और एक एक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे पहले 1951 का एक्ट चेंज करके लाया, वैसा एक्ट बनाना पड़ेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जो 1 तारीख से होने वाले NPR को तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी या नहीं करेगी।
उसको रोकने का क्या तरीका है, नहीं तो कौन सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लड़ना चाह रहे हैं, ये डिटेल्स आप जनता के सामने बोलिए। और दूसरी ये है कि एनपीआर में, एनआरसी में क्या क्या क्लैरिटीज देना है वो जनता को भी पता नहीं है, ऑफिसरों की भी पता नहीं है, राजनीतिक नेताओं को भी पता नहीं है। ये समझाने का कोशिश करना चाहिए, इसके ऊपर ट्रेनिंग होना चाहिए, इसके ऊपर सरकार से ये मांग आना चाहिए कि क्या आज मेंबरशिप के मुद्दा क्यों उठा रही है बीजेपी। आज भारत के मेंबर ये है, ये नहीं है, ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। ये लोग वोटों से ही आप सरकार में बने तो आपके पास आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, जितने की इस देशवासी है वो देशवासी का लिस्ट डिक्लेयर करो। आप जो देशवासी नहीं है उसका लिस्ट डिक्लेयर करो, वो प्रूव करने के लिए वो सामने जाएगा। मगर सबको आप ये बोल रहे हैं कि आप ये देशवासी है या नहीं है, ये डिक्लेयर करो, ये बेवकूफी का काम है। ये इसका पीछे बीजेपी का राजनीति का षड्यंत्र है। इसीलिए मैं केसीआर साहब से हर राजनीतिक दल के हम बोल रहे हैं कि इस देशवासी का लिस्ट बनाओ और उसका आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करें, जैसे आधार कार्ड इश्यू किए। टीपीसीसी के एक दूसरे तर्जुमान कांदांग के दयाकर ने भी आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स पर रेजोल्यूशन पास करवाने पर अपने शुबहात का इजहार किया और बतलाया कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुशनुदी में इन्होंने ये बिल तो पास करवा दिया, लेकिन 1 अप्रैल से शुरू किए जाने वाले एनपीआर जनगणना पर वो अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें कि वो उसे कैसा करवाने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एनआरसी, एनपीआर, सीएए एक्ट्स ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। केसीआर एंटी स्टैंड वो एक्ट को असेंबली में रेजोल्यूशन किया। केवल एमआईएम के लिए, मेहरबानी के लिए केसीआर ये निर्णय लिया। जनसामान्य ने आज असम में बहुत प्रॉब्लम्स है कि वो एनआरसी के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ये इंटेलेक्चुअल डिसीजन नहीं है। 2010 एनपीआर वी एक्सेप्ट 2010 एनपीआर 2020 एनपीआर ये हिंदू मुस्लिम झगड़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान किया। आज असम में पूरा हिंदू मुस्लिम्स डिवाइड हो गए। इसी तरह देश पूरा डिवीजन करने के लिए, हिंदू मुस्लिम डिवीजन करने के लिए बीजेपी प्लान हुई। केसीआर यू रिजेक्ट बीजेपी कॉन्स्पिरेसी प्लान, नॉट एक्ट्स। CAA is a central government act. You don't have any right to eliminate that. You can't stop that act. Why? Because Telangana bill also central government ले लिया। किरण कुमार रेड्डी इधर assembly resolution anti parliament resolution किया, but it is not viable. So please think about the Telangana and India people. You fight for the common people. This is my appeal to the Telangana government. You reject the BJP conspiracy plan of the RSS and also Manwala. We demand intellectually think about the acts. This is my humble request to the Telangana CM. Otherwise, common people are sufferers to the whole India. Thank you. Thank you. भारत की सारी रियासतों के साथ साथ तेलंगाना में भी कोविड-19 वायरस के दाखिलों की खबर के साथ ही कई मरीजों के पेश नज़र आज शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने डीसी उमा प्रकाश, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हेमलता के साथ खैरताबाद इलाके का दौरा करते हुए साफ सफाई के इंतजामात का जायजा लिया।
और साथ ही सफाई कर्मचारियों को एहतियात के साथ साफ सफाई करने की जानिब तवज्जो दिलाई। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में वाक़े पोचमा बस्ती के साकिन एक मजदूर पेशा वीरन्ना नामी शख्स के खुदकुशी कर लेने की आज खबर दी गई है, जबकि उमूमन ऐसी खुदकुशियां पहले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते नजर आए थे। बतलाया गया है कि आम तौर पर उसकी बीवी से उसकी नाचाकी चलती रहती थी, जबकि उनकी शादी हुए 10 साल बीत गए थे और शायद वो बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन आखिरकार ये नतीजा सामने आया। इलाके की पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज एक प्रेस मीट में तेलंगाना में दुनिया की बड़ी महामारी कोविड-19 वायरस की ज्यादतियों पर तबसरा करते हुए बतलाया कि अभी तक रियासत में ये बीमारी बाहर से ही आने के सबूत मिले हैं। पहला केस 2 मार्च को दुबई से आया था, दूसरा इटाली से, तीसरा नीदरलैंड से, चौथा स्कॉटलैंड से और 5वां इंडोनेशिया से आने वाले एक शख्स पर यह मुश्तबा साबित हुआ था। इन्होंने आगे बतलाया कि बाहर से यहां आने वालों पर एयरपोर्ट पर अभी तक 66,182 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें से 464 लोग इस बीमारी के अलामात से मुतासरा पाए गए और उनमें से 5 लोग इसके पॉजिटिव जाहिर हुए हैं। लिहाजा मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि कुछ दिनों के लिए बाहर से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी जाए। जो फॉरेन से आया है, इसमें से 5 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट में आया था। इसमें एक दुबई से आया है, उन्हें ठीक होके डिस्चार्ज भी हो गए। वो आदमी के साथ 88% हम आइडेंटिफाई किए थे, उनके माँ, उनके बाप सबको आइडेंटिफाई किए थे, सबको टेस्ट किए थे, सब 88 नेगेटिव आया था। इसके बाद P2 फ्रॉम नेदरलैंड, इटली, शी इज अ लेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 24 इयर्स। कल मैं बात किया था, उन्हें अभी ठीक हो रहा है, क्योर हो रहा। इनके साथ जो कॉन्टैक्ट था 42, उनका माँ, उनका पिताजी सबको लाके अभी टेस्ट किए थे, वो भी नेगेटिव आया। 42 के अंदर एक भी पॉजिटिव नहीं आया। इसके बाद नीदरलैंड से एक आया, उनका एज 48, इज फ्रॉम हैदराबाद, आया, उन्हें टेस्ट किया था, उनको पॉजिटिव आया। इनको जो कॉन्टैक्ट था 69 पीपल, एक भी पॉजिटिव नहीं आया। और P4 उन्हें स्कॉटलैंड से आया था, उन्हें नेटिव ऑफ हैदराबाद, उनसे कॉन्टैक्ट होता 11 लोग, एक आदमी को भी अभी तक नहीं आया। एक 5th पर्सन आया था, इज फ्रॉम इंडोनेशिया, इनके साथ इंडोनेशिया से बहुत लोग आए हुए, इनके साथ है 9। यहाँ का जो एक यूपी का आदमी है, इनके साथ भी है, और उनको पॉजिटिव आने के बाद ये 10 लोग को टेस्ट करने के लिए हमारा केंद्र में रखा है, वो देखना है। अभी तक तेलंगाना के अंदर लोकल पीपल को एक आदमी को भी वायरस नहीं आया था। जितना जो पॉजिटिव केसेस आया था वो पूरा के पूरा दूसरा देश से आए सो लोगों को आया था। इसीलिए केंद्र सरकार ने हमको आदेश दिया था 7 कंट्री, चाइना, ईरान, इटली, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये 7 कंट्रीज से जो आते हैं ना, सबको स्क्रीनिंग करना और इनको आइसोलेशन में रखना, क्वारंटाइन करना बोल के हम कर रहे, सभी लोगों को क्वारंटाइन कर रहे। अभी कल से 18 इवनिंग 5 बजे को यूएई, कतार, ये 7 कंट्री से जो पिलग्रिम्स आता है, प्राइजेस आता है, उन लोगों को भी क्वारंटाइन करने के लिए आदेश दिया था, वो भी कर रहे हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट एवरी डे, 24/7
इसके ऊपर काम कर रहा है। हमारा सीएम साहब ने एवरी डे हमको 2-3 दफा पूरा असेसमेंट करके हमको आदेश मिल रहा है। हमारे सीएम साहब ने जितना जो कमिटी डाले थे और कमिटीज 24/7 काम कर रहा, और जितना जो पैसा जरूरत पड़ता पैसा देने के लिए भी जीवो दिया है। हमारा सीएम साहब का आदेश से सभी काम यहाँ पे हो रहा है। ओनली वन फॉरेन, इंडोनेशिया। P5 कल हमको आया मिला, मैं 9 को दिल्ली में आया। इसके बाद उन्हें ट्रेन में जल्दी करा, उसके बाद कुछ काम पे गए थे। नहीं, हमको इन्फॉर्म किए थे, तो करना पड़ता ना। हमको इन्फॉर्मेशन मिले तो हम शेयर करना पड़ेगा, उनको मिले तो उन्हें भी शेयर करता। आज देश के अंदर सब करेगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।